हेलो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। वैदिक काल का नंबर कैसे आता है ये पहले आप लोग जानिएगा कि जब हड़प्पा सभ्यता का पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है, कैसे पतन हुआ ये हमने बात किया। हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो जब उसका पतन हुआ तो वो कौन सी सभ्यता थी जो हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद आई। ठीक है, तो इसी पे हम बात करने वाले हैं। तो उसके बाद जो नंबर आता है हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, वो वैदिक काल की संज्ञा दी गई है। ठीक है, यानी वैदिक काल का जो आगे कहानी हमको मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, उसके बाद वैदिक काल का उत्कर्ष हुआ। ठीक है, ये जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो वेदों के अनुसार ये हमको जानकारी मिलती है, यानी वेदों से हमको ये जानकारी मिलती है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद कौन सी सभ्यता उत्पन्न हुई। तो वैदिक सभ्यता की जो व्याख्या मिलती है हमको वेदों के अनुसार वो प्राप्त होती है। ठीक है, जिसको वैदिक काल के नाम से हम जानते हैं। इसका समय पीरियड जो मिलता है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय काल इसका प्राप्त होता है। ठीक है, अब वेदों के अनुसार मिली जानकारी को जब हम अध्ययन करते हैं तो इसको आसानी से अध्ययन करने के लिए आसान तरीका से दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें सबसे पहले आता है पूर्व वैदिक काल, और इसी को एक और नाम से जानते हैं जिसको ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग वैदिक काल सबसे ज्यादा बार पूछता है, इसका टाइम पीरियड पूछ देता है कि 1500 से 600 ईसा पूर्व का इसका समय पीरियड रहा है। ठीक है, 2 नंबर में बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल का बारी आता है। 1000 से 600 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। कई किताबें ऐसे हैं जिसमें थोड़ा अलग भी टाइम बताता है, उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, उसको इग्नोर कर देना है। यही हमारा समय लेके आगे बढ़ना है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करें तो पहले हम वैदिक काल के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसका क्या है संरचना वगैरह, फिर इसको हम ऋग्वैदिक काल को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के बारे में अब बात हो रहा है, यानी वैदिक काल के बारे में। तो वैदिक साहित्य के बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि ब्राह्मण साहित्य में वैदिक साहित्य का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आप लोग कि वेदों का जो महत्वपूर्ण स्थान है वो वैदिक साहित्य में वेदों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है, यानी वैदिक साहित्य में क्या किया गया है? वेदों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब एक चीज यहाँ पे दिया है, लिखा हुआ है कि वेदों के संकलन कर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, वेद संस्कृत भाषा के विद्युत यानी विद धातु से बना है। कैसे बना है? विद धातु से बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ क्या होता है? संस्कृत का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति करना। ठीक है, अब वेदों के जो संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को क्या किया गया है कि ये संकलन करता है वेदों के। ठीक है, इसी की वजह से इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, यानी वेदों के संकलन करता होने की वजह से इनको वेद व्यास नाम से हम जानते हैं। किसको? कृष्ण द्वैपायन को। ठीक है, तो ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है, आप लोग याद रखिएगा। ये पूछता है कि वेदों के संकलन करता कौन है, तो कौन हो जाएंगे? वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन। अब वेदों के बाद बात करें तो ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। वेदों के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ से संबंधित बातों का वर्णन है। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? तो यज्ञों से संबंधित बातों का वर्णन है। यह एक तरह से बात करें तो यह एक तरह से वेदों के व्याख्या ग्रंथ के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, किसके ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो वेदों की व्याख्या के ग्रंथ के रूप में इसको जाना जाता है। अब आखिर अब एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको शतपथ ब्राह्मण, ठीक है, यानी 100 अध्यायों के होने के कारण इसका जो नाम दिया गया, क्या दिया गया? शतपथ ब्राह्मण इसका नाम दिया गया। ठीक है, आगे देखिए आप लोग कि भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए, अब आगे भाषा को, अब एक जो भाषा है इसको वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा
एक अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की गई। ठीक है, एक ग्रंथ था। क्वेश्चन पूछता है कि पाणिनि के रचनाकार कौन है, तो अष्टाध्यायी नाम आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तो ये एक ग्रंथ की रचना करते हैं जिसको भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए ये ग्रंथ की रचना करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें तो ऋग्वैदिक काल के बारे में हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। इसका टाइम पीरियड हमने बताया 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, अब अलग अलग करके पढ़ रहे हैं। पहले ऋग्वैदिक काल, उसके बाद उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला है ऋग्वैदिक काल। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं, तो ऋग्वैदिक काल या प्रथम यानी पूर्व वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, आर्यों के जो भौगोलिक ज्ञान है उसकी जानकारी यहीं से मिलती है। यहाँ से हमें क्या मिलती है, आर्यों के भौगोलिक ज्ञान की जानकारी मिलती है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार मिलता है। ठीक है, सिंधु नदी का जो उल्लेख है वो सबसे ज्यादा बार है किसमें, ऋग्वैदिक काल में। और इसमें जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी आर्यों की सबसे पवित्र नदी बताई गई है। ठीक है, और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार ही मिला है। यमुना नदी का जो उल्लेख है केवल 3 बार ही मिला है। उस समय पे एक चीज होता था कि गायों के लिए युद्ध हो जाते थे। गायों के लिए बहुत भीषण युद्ध होते थे, आप लोग सोच नहीं सकते हैं। जब आप लोग डिटेल्स में अगर आप लोगों को कोई बुक मिले ऋग्वैदिक काल का, उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से अगर आप लोगों को मिले पढ़ने के लिए, तो आप लोग पढ़िएगा। उसमें गायों के लिए बहुत बड़ी बड़ी युद्धें हो जाती थी। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, आगे एक दशराज युद्ध हुआ था। दशराज युद्ध बहुत फेमस युद्ध हुआ था, दशराज युद्ध। दशराज युद्ध क्यों हुआ था, इसका नाम दशराज युद्ध क्यों पड़ा, इस पे देखिए आप लोग। यह युद्ध जो था परुसड़ी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया, परुसड़ी यानी परुसनी को ही रावी नदी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो परुसनी दे सकता है या रावी दे सकता है, पूछ देगा दशराज युद्ध कहाँ हुआ था, तो परुसनी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा दोनों नाम। अब आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह युद्ध जो था भरत जन के राजा जो थे सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच में हुआ था। 10 अन्य राजा भी इसमें शामिल थे, जिसमें क्या हुआ, सुदास विजयी हुए। इसमें सुदास विजयी हुए, सुदास की विजय हुई। और 10 राजाओं के शामिल होने की वजह से, यानी अब हम बोल दें कि एक तरफ से एक व्यक्ति, एक तरफ से 10 और राजा हैं, तो 10 राजाओं की वजह से क्या हुआ, इसका नाम जो पड़ गया वो दशराज युद्ध पड़ गया। ठीक है, और इस समय के बारे में बात करें तो इस समय ऋग्वैदिक काल का ये जो टाइम चल रहा है, इस समय छुआछूत की परंपरा बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, और जो परिवार के मुखिया होते थे, पिता या बड़ा भाई होता था। अगर पिताजी नहीं है घर में, तो जो सबसे बड़ा भाई होता था वही घर का मुखिया होता था, और वही घर की जो सारी जितने भी काम है उनको देखना, सारे मैनेजमेंट को कंप्लीट करना, ये बड़े भाई का दायित्व हो जाता था अगर पिताजी उपलब्ध नहीं है तो। इस काल में स्त्रियों की जो दशा थी, यानी महिलाओं की जो दशा बताई गई है ऋग्वैदिक काल के अनुसार, यहाँ पे स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी बताई गई है। बाकी जगहों पे स्त्रियों की दशा बहुत ही दयनीय बताई गई है, और बहुत तरीके का शोषण हुआ है, बहुत सारा मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ा है महिलाओं को। लेकिन जो ऋग्वैदिक काल है, इस टाइम पे स्त्रियों की दशा काफ़ी अच्छी बताई गई है। इस काल में बहुत सी महिलाएं विद्वान भी हुई थी। ऋग्वैदिक काल का जो समय है उसमें उस समय काफ़ी ऐसी महिलाएं थी जो विद्वान भी हुई थी आगे चल के। और जो ऋग्वैदिक काल था उस समय जो मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय वो क्या था, पशुपालन था। पशुपालन उस समय मुख्य व्यवसाय था, और कृषि उसके बाद आता था। ठीक है, यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, तो कृषि एवं पशुपालन दे सकता है, या फिर केवल पशुपालन दे देगा, या कृषि अगर दिया हो पशुपालन नहीं दिया है तो कृषि आप लोग टिक आउट कर सकते हैं। तो कृषि और पशुपालन ये 2 चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आर्य जो थे हाथी से भी परिचित थे। आर्य लोग जो थे ये हाथी से भी परिचित थे, लेकिन ये बाघ का उल्लेख इसमें कहीं नहीं मिलता है कि ये लोग बाघ के बारे में जानते थे। ठीक है, और आगे हम बात करें तो आर्यों का जो सर्वश्रेष्ठ देवता थे वो कौन थे,
तो इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता थे और लोकप्रिय जानवर जो था वो घोड़ा था। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता था। ठीक है, इंद्र को जो था वो युद्ध का देवता माना जाता था। और आगे जो है, आगे अब यहाँ से दशराज युद्ध के बारे में हमको जो जानना था, यहाँ से ये हमारा भाग कंप्लीट हो जाता है। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो हमारा आता है 2 नंबर में, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।